नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी किरदार जिंदगी के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित है। आज किरदार जिंदगी के एक और पायदान के साथ आप सभी के समक्ष एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आई हूं जो उनके अंदर न सिर्फ हिंदुत्व की भावना है बल्कि उससे बहुत ज्यादा ओतप्रोत हैं और आ, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक वो मुकाम हासिल किया है जो शायद किसी को प्रेरणा देने के लिए काफ़ी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कहीं न कहीं हर बुधवार को लेकर आती हूँ एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने, जिनसे मिलकर आप वाक़ई कहते हैं वाह! आज तो आनंद की अनुभूति है। आज भी आपको बहुत आनंद आएगा क्योंकि बहुत विद्वान अ, व्यक्तित्व से आपको मिलवाने आई हूँ और 182वें पायदान पर आप सभी का स्वागत है। एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि अ, एक माला मैंने पिरोई है, एक माला बनाई है जिसमें बहुत सारे मणियाँ, बहुत सारे हीरे जवाहरात एकत्रित मैंने किए हैं और वो माला आज 182 हीरों के साथ तैयार है। कहना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है कि कौन-सा किरदार कितना बेहतर रहा और लोग मुझे जब ये कहते हैं कि वैभवी जी आपके किरदार वाक़ई लाजवाब होते हैं, आपके बहुत सारे संदेश जब हम तक पहुँचते हैं, तब लगता है कि जीवन सार्थक हो रहा है और ये जो कार्यक्रम हम निरंतर लेकर आ रहे हैं, वो भी सार्थक है। हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ और आज मैं आपको संजीव गुप्ता जी से मिलवाने आई हूँ। आप चेयरमैन हैं अनुसंधान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और मार्गदर्शक भी हैं। साथ ही बहुत बड़ी शख्सियत हैं और बहुत बड़ा आपका परिचय है क्योंकि हमारे जितने भी किरदार रहे हैं उन सब का परिचय बहुत बड़ा रहा है, बहुत बृहत रहा है और मैं कोशिश करती हूँ कि संक्षेप में उनका परिचय बताऊँ क्योंकि मुझे उनसे बातें जो बहुत करनी होती है और मैं ही बोलती रहूँगी तो आपको लगेगा वैभवी बहुत बोल रही है और जो किरदार है उनसे मिलवा नहीं रही है। तो चलिए मैं आप उनका संक्षेप में परिचय देना चाहती हूँ और एक मैकेनिकल इंजीनियर से भी आपको मिलवाने आई हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर से शुरू हुआ इनका जो सफ़र और आज मेंटोर तक पहुँचा है, तो एक बड़ी जो दूरी तय हुई है, उसके साथ संघर्ष भी तो उतने ही होंगे, उपलब्धियाँ हैं। आज लोग कहते हैं कि 4 साल हो गए आपने परिचर्चा चलाई, आपने किरदार ज़िंदगी चलाई, लेकिन इन सब के पीछे जो संघर्ष है, इन सब के पीछे जो जुनून है, इन सब के पीछे जो मेहनत है, वो बड़ी बात है। करने वाले तो ईश्वर है जो हमें कुछ न कुछ करने की प्रेरणा देते रहते हैं। बहरहाल आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, शोभित विश्वविद्यालय से आपने एमबीए किया है। आपको उद्योग, एमएसएमई शिक्षा और राष्ट्र निर्माण की पहलों में आपको 45 वर्षों का नेतृत्व करने का अनुभव प्राप्त है। देखिए कितनी बड़ी बात है। ऑटोमोटिव क्षेत्र में भी एक पथ प्रदर्शक के रूप में आप रहे हैं और आपने हीरो मोटर पार्ट्स, एस्कॉर्ट्स, यामाहा मोटर्स, श्रीराम, पिस्टन, बहुत सारी कंपनियों के साथ आपकी जो 35 वर्षों की जो आपकी तपस्या है, आपकी सेवाएँ हैं, वो सब प्राप्त हैं और एक अनुभवी व्यक्तित्व से आपको मिलवाने आई हूँ और एक कभी-कभी ऐसा लगता है कि किसी बिज़नेस आइकॉन के साथ आपकी जब मुलाकात होती है, जो अलग-अलग क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य कर रहे होते हैं, वो समाज सेवा के क्षेत्र में अगर आ जाएँ या वो जय श्री राम बोले तो आपको कैसा लगेगा? सर से जब मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई तो उन्होंने जय श्री राम कहा तो एक अलग सी भावना आई और इन सब बातों के बारे में भी हम उनसे ज़रूर चर्चा करेंगे और एक प्रश्न तो उनके साथ ये रहेगा ज़रूर। बहुत सारी उपलब्धियों को समेटे हुए बीच-बीच में मैं इनका परिचय ज़रूर आपको देती रहूँगी क्योंकि परिचय बहुत बड़ा है, तो मैं उनसे मिलवाती हूँ और बीच-बीच में उनसे पूछते रहेंगे कि आपको भारत गौरव रत्न सम्मान 2025 प्राप्त हुआ, तो आपको उसकी कैसी अनुभूति प्राप्त हुई? आपके घर वालों को कैसा लगा? इस तरह के जो है इनके परिचय से ही निकाल-निकाल के इनसे प्रश्न पूछे जाएँगे क्योंकि मुझे लगता है कि एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको
थोड़ी-सी अगर मेरी वजह से दूरी महसूस हो रही है, तो उस दूरी को मैं दूर करती हूँ। आदरणीय संजीव गुप्ता जी से आपको मिलवाती हूँ और बहुत सारी हम बातें करेंगे। हमारे साथ नेहा शर्मा जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। जावेद अब्बासी जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत। अभिनंदन। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और मैं आप सभी से गुज़ारिश करती हूँ, आप सभी से नम्र निवेदन है, इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुँचे और एक खास व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ सर हमारे इस कार्यक्रम में। सर जैसे कि हम जी, धन्यवाद जय विभा श्री जी, राम। जय राम जी की। तो ये जो शायद अब मेरा जी, टाइम है जी सर। बोलने का। जी, आप ही का टाइम है, पूरा 1 घंटा आप ही का है सर और आपका जो धन्यवाद। इतना बड़ा परिचय है वो बीच-बीच में मैं ज़रूर पढ़ती रहूँगी। किस तरह आप जरूर मंत्रालय तक जरूर। पहुँचे, किस तरह आप बाकी चीज़ें आपने की हैं सिटी मिशन के तहत बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत उपलब्धियाँ हैं आपकी। मैं धीरे-धीरे उ उसका ज़िक्र करती रहूँगी, दर्शकों को बताती रहूँगी। लेकिन सर जब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ क्योंकि आपका व्यक्तित्व सबको पता है, अगर हम गूगल भी करें तो पता चल जाएगा आपके अगर आपकी कोई किताबें हैं तो उसमें भी आपका परिचय, लेकिन परिवार का परिचय नहीं होता। तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि परिवार का परिचय आप ज़रूर दें। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सर आपका पुनः अभिनंदन। सबसे पहले आपने जो प्रश्न पूछा है परिवार, उसमें मैं थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा बोलना चाहूंगा। मेरा सबसे पहला परिवार मेरे राम जी हैं। सबसे पहला परिवार, ठीक है जी। वो मेरे दिल में रहते हैं, दिमाग में रहते हैं, हर जगह रहते हैं, हर वक्त रहते हैं और 24 घंटे में से 24 घंटे रहते हैं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिन्होंने प्रथम दिवस राम जी प्राण प्रतिष्ठा वाले से अगले दिन, जो पब्लिक वाला होता है क्योंकि मैं हेलीकॉप्टर वाला तो हूँ नहीं, अगले दिन सुबह 7 बजे दर्शन किए थे। और भी सब जो धार्मिक जगह हैं जाने का बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य मिलता रहता है। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि झोलियाँ भर भर के ऊपर वाला मुझे देता है। यह तो हम इस वक्त इस इंटरव्यू स्टेज पे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो प्रत्यक्ष में आपको मिलके भी मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। और मन प्रसन्न होता है मेरा कि जब मैं इन बातों को करता हूँ और शेयर करता हूँ। मेरे परिवार के बारे में आपने जानना चाहा। आज 11 फरवरी है और कल थी 10 फरवरी, तो सिर्फ 33 साल कल हुए थे हमारी शादी को। शायद ताली वाली बात है। ठीक है जी। जी, जी, बहुत-बहुत बधाई सर, बहुत बधाई। धन्यवाद। और वाइफ गवर्नमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर दिल्ली में हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं। 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा आईटी इंडस्ट्री में ही है, नोएडा में ही जॉब करता है, एवीपी लेवल पे है, अच्छे लेवल पे है, आईटी वाला है तो अब्रॉड्स वगैरह भी आना जाना चलता रहता है। शादीशुदा है और एक पोती है प्यारी सी। इसके बाद छोटा बेटा है, वो कोरियोग्राफी के प्रोजेक्ट्स वगैरह लेता है, एज ए इंडिपेंडेंट काम करता है और वो भी अब्रॉड के भी प्रोजेक्ट्स वगैरह लेता रहता है। तो मेरे राम जी प्रथम, और ये एक मेरा परिवार है जी। और बताएं। बहुत खूब सर, बहुत अच्छा बोला आपने कि राम जी प्रथम परिवार हैं और देखिए हम सब ईश्वर के संतान हैं और ईश्वर के प्रति जो कृतज्ञता होती है, उनके प्रति एक आभार होता है, वो हमें प्रतिदिन करना चाहिए क्योंकि जब हम कहते हैं हे ईश्वर आपको कोटि-कोटि धन्यवाद, तो हम उन तमाम चीज़ों के लिए करते हैं जो जो उन्होंने हमें दिया है। हमारा परिवार, हमारा पति, बच्चे, जो उपलब्धियाँ हैं जीवन की, जो साँस है, जो उनकी देन है। अगर वो चाहें तो अभी के अभी ना आप रहेंगे ना मैं रहूँगी। तो जो बिल्कुल। साँस है जो निरंतर हमारी
प्राणवायु में है वो उनके लिए भी हम हमेशा आभार व्यक्त करें। ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे पटल के मुख्य सलाहकार भी हैं और बहुत अच्छे गज़लकार हैं, मेरे बड़े भाई हैं। रितांबरा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आदरणीय प्रदीप गौतम सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। आप सब इसी प्रकार जुड़े रहें, बने रहें। और मेरे पीछे एक ढोल की आवाज़ आपको ज़रूर सुनाई दे रही होगी। ये हमारे मोहल्ले में शादी-वादी का है कुछ। और वो सर मुझे लगता है कि जो 33 नहीं, वर्ष आपके जी, पूरे हुए हैं मुझे तो आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, आपको नहीं आ मुझे रही है, लेकिन पीछे दर्शकों पीछे को वाली ज़रूर आ कोई रही आवाज़ होगी। नहीं आ रही है, आप ही की आवाज़ आ रही है। दर्शकों को ज़रूर आ रही होगी वो ढोल की आवाज़। और मुझे लगता है आपकी शादी की सालगिरह की जो ढोल बजना चाहिए था, वो आज हमारे मोहल्ले में बज रहा है। तो बिल्कुल मैं जी, पूरा बिल्कुल, बधाई देती हूँ। और हुँ, सर, जैसे कि शुरू में आपने कहा कि परिवार आपका राम है और हुँ, राम के प्रति आस्था या हिंदुत्व की जो एक भावना होती है मन के अंदर। हुँ, सर, मैं एक प्रश्न आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। अभी ज़रूर। चूँकि राम का ज़िक्र हो गया है और उषा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उषा जी बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। सर, हिंदुत्व और सनातनी होना, इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्या अंतर है? मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा-सा डिफ़ाइन करें ताकि लोग जो हमारे दर्शक हैं, मैं भी समझ पाऊँ, हमारे दर्शक भी समझ पाएँ उस चीज़ को। जी। इसका इसका जवाब देने से पहले मैं उन सबका स्वागत करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे साथ जुड़े हैं लोग। मैं बाय नेम तो नहीं बता पाऊँगा, कह पाऊँगा, किंतु सबका बहुत-बहुत स्वागत है कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपका प्रश्न है कि हिंदुत्व और सनातन में फ़र्क क्या है? हम वैसे कहने को तो कुछ भी नहीं समझते हैं और कहने को सब कुछ समझते हैं। और यही एक माध्यम है, बहुत बेहतरीन माध्यम जो आपने यूज़ किया कि हम आपस में इस वार्तालाप को कर रहे हैं और जनमानस तक हमारी बातें पहुँचेंगी, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज की डेट में जो हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ओवरऑल सोशल मीडिया चलता है, तो वो ठीक और गलत दोनों का ज्ञान देता है। पता सबको कुछ-कुछ होता है, बट एक सही ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। सनातन और हिंदुत्व दोनों के ऊपर अक्सर चर्चा होती रही है, होती भी है। हिंदुत्व एक धर्म है, जिस तरीके से और धर्मों को भी विश्व में जाना जाता है, माना जाता है, कहा जाता है, जिनकी एक पद्धति होती है कि हम अगर हिंदुत्व की बात करते हैं, तो हम पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, अपने भगवान में बिलीव करते हैं, एक नित्य कर्मों में बिलीव करते हैं, एक भाईचारे में बिलीव करते हैं। हमारी ज्ञान जो आता है, वो हमारे वेदों से आता है। ये हिंदुत्ववादी हैं, हम लोग हिंदू हैं। किंतु जब हम सनातन की बात करते हैं, सनातन की कोई उम्र नहीं है। हिंदू की उम्र अवश्य है कि हिंदू कब से स्टार्ट हुआ था, उसकी क्या-क्या उसने पद्धतियाँ अपनाई थी और क्या फॉलो हम करते हैं। जैसे हम भगवा पसंद करते हैं, माथे पे तिलक पसंद करते हैं, वो सब चीज़ें हिंदुत्व में आती हैं। किंतु सनातन एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारा ये मानना है कि प्रभु ने बनाई थी इस विश्व को जब से शुरू किया था। जब से पहला जीव इस धरती पे आरंभ हुआ, तो एक उसने भी अपनी एक व्यवस्था बनाई कि किस तरीके से सृष्टि को, समाज को और पूरा नर नारी जानवर सबको किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से हमारी धरती चलेगी, सूर्य क्या करेगा और हमारा चंद्रमा क्या करेगा, और सब वो सनातन व्यवस्था के अंडर आता है। वो अलग बात है कि हम हिंदू होने के नाते से उन चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं, मानते हैं। हम हिंदू इवन एक चींटी को भी मारना पसंद नहीं करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि जो गला काटने में भी सेकंड नहीं लगाते हैं, जीव हत्या करने में, नॉन वेज खाने में, वगैरह वगैरह, मदिरा वगैरह लेने में, मौसम का सत्यानाश, पेड़ों का, जलवायु का, सबका सत्यानाश करने में सब आगे बढ़ते हैं। तो ये एक सनातन और हिंदुत्ववादी में यही मैं डिफरेंस बताना चाहूँगा कि सनातन नॉट लिमिटेड टू एनी रिलीजन,
नॉट रिलेटेड टू एनी थॉट प्रोसेस, बट एक व्यवस्था है, ठीक है कि वो जीने की व्यवस्था है आपको जीने के लिए जो प्रभु ने दी थी। जो मानता है उसको मानता है, जो नहीं मानता तो नहीं मानता। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। आगे बताएं। अगला क्वेश्चन। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारे लोग इस बात से लाभान्वित होंगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इन्हीं 2 शब्दों में उलझ के रह जाते हैं और हम सही नतीजे पर नहीं पहुँच पाते। जी जी। तो सर, जिस तरह से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और जितने सारे अभी मैंने नाम लिया, यामाहा, हीरो होंडा, उन सब के साथ हम्म, आपका एक रिश्ता रहा है 35 वर्षों का, और 45 वर्षों का आपका जो रिश्ता रहा है वो रहा है राष्ट्र निर्माण की पहलों में। तो ये क्या किया है आपने इन 45 वर्षों में और इससे किस प्रकार लोग लाभान्वित हुए हैं? मैं चाहती हूँ मेरे दर्शकों को आप ज़रूर इसके बारे में बताएँ। जी। मैंने तो सिंपल सा ये कहूंगा कि जो मेरे को प्रभु जी ने जीवन दिया, उसका जो काज था, जो काम करना था, वो किया है। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि आप कितना कुछ कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। मैं क्या कहता हूँ भी, मैं तो करता ही नहीं हूँ, करने वाला तो प्रभु है। ठीक है जी। उसका कार्य है, जिसमें मैं एक विद एग्जाम्पल एक दो चीज़ें कहूँगा। कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जितनी भी हैं हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि मैं नीति आयोग के साथ भी एसोसिएटेड हूँ, लोग हीरे ढूंढते हैं और मेरे को वहाँ से जैम ऑफ मेंटर इंडिया का अवार्ड भी मिला। हीरे लोग ढूंढते हैं और मैं हीरा हूँ। तो हम हमारा एसोसिएशन यूनिवर्सिटी से, स्कूल कॉलेज से, सबसे है। तो एक एग्जांपल केवल मैं शेयर करूंगा, नोएडा की अमिटी यूनिवर्सिटी का। वहाँ पे एक बहुत प्यारा क्वेश्चन मेरे से पूछा गया कि सर, ये आप में पहले तो आप ये बताएं, सेशन शुरू आपने कर लिया, ठीक है, तो आप में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, इतनी डाइवर्सिफिकेशन कैसे है आपकी। तो मैंने कहा जी देखिए, सिंपल सी बात है, इस वक्त 12:20 हुए हैं और मैं 3:20 पे उठा था सो के। 3:20 का मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ कि 3:20 पे मैं उठा था, जो देखना चाहे देख सकता है। 9 घंटे हुए। और 9 घंटे के अंदर अगर एज ए एम्प्लॉय माइंड सेट है किसी का, तो वो कहता है कि हाँ मेरी ड्यूटी पूरी होगी भैया, अब घर जाना है। मोस्टली मोस्टली हम भी जब एज ए एम्प्लॉय थे, नौकरी की, अक्सर यही माइंड सेट होता था। लेकिन मैंने अपने माइंड सेट को थोड़ा सा चेंज किया है कि 24 घंटे तो क्या, 48 घंटे तो क्या, 72 घंटे क्या, 240 घंटे भी हो जाएंगे तो उसी एनर्जी से काम करेंगे। बेहोश होना मंजूर है, लेकिन एनर्जी लेवल कम नहीं होगा। ये अपना एक सोच है जिसको हम लेके चलते हैं। और मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ, चाहे मैं कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में गया, स्कूल में गया, कॉलेज में गया, मैं डीएवी, डीएलएफ, डीपीएस, केंद्रीय विद्यालय, मॉडर्न स्कूल जैसे डॉन बॉस्को वगैरह में ट्रेनिंग सेशन चलते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में सब जगह चलते हैं। तो मैं ये सबसे पहले ये अवश्य बता देता हूँ कि मेरी उम्र 21 थी, 21 है और 21 रहेगी। हर 21 जुलाई को मेरी उम्र 21 हो जाती है और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। दूसरा, मेरा प्रिंसिपल है कि मैंने ये अपना सर वेट क्या खुद बात है! उठाना। जी, कुछ बोला आपने? मैंने कहा क्या जी, मैंने कहा क्या बात है सर! आप एकदम 21 के ही लग रहे हैं क्योंकि एनर्जी बिल्कुल है लेवल जी, करता बिल्कुल है। है जी। बिल्कुल। और दूसरा मेरा प्रिंसिपल है जो माइंड में, वो कहते हैं ना, अपने माइंड में सेव किया हुआ है कि अपना वेट खुद उठाना है। अगर ये दो चीजें कोई भी अपना ले अपनी जिंदगी के अंदर, हर समय उसके दिमाग में ये रहे, तो ऑटोमेटिकली वो जो दो चीजें आपने सेव की हुई हैं दिमाग में, वो आपसे काम करवाती हैं, अपने आप करवाती हैं। ये प्रभु के आशीर्वाद से मेरे दिमाग में सेव्ड हैं और मैं करता हूँ। बाकी जर्नी का जहाँ तक बात आती है, 35 साल जॉब किया। जॉब के अंदर भी एक अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते रहे कि आउटपुट देना हमारी जिम्मेदारी है। जो जॉब असाइन किए गए हैं वो हमें करना जरूरी है। ये नहीं कि अपना भाई ठीक है 8 घंटे पूरे किए और चलो भागने वाली बात, वो कभी नहीं किया। उसके साथ जब एंटरप्रेन्योरशिप में आए, तो एंटरप्रेन्योरशिप में पहला जो तमगा लगा, एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत कठिन काम है।
जब तक लेकिन वैसे जॉब में होते हैं तो हमें लगता है जॉब बहुत कठिन है, जॉब बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें हर चीज़ के डिसीज़न लेना, हर चीज़, हर काम करना खुद ही होता है। तो वो जब काम शुरू किया एंटरप्रेन्योरशिप का, तो पहले तो समझ ही नहीं आता क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। तो सबसे पहली एक अचीवमेंट जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, ग्रेटर नोएडा में एक कॉलेज है जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उसमें मेरे को एज ए गेस्ट इनवाइट किया था जब उनका एंटरप्रेन्योरशिप सेल मैंने इनॉग्रेट किया था। तो एक बहुत बड़ा तमगा था अपने आप में। बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई, कहीं कोई हमें पूछता है और हम कुछ हैं तो ही कोई इनवाइट करता है। वो एक बहुत बढ़िया रहा। 2-3 किस्से मैं ज़रूर शेयर कर रहा हूँ। जी, जी। उसके बाद बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने इन्विटेशन देना शुरू किया, एमिनेंट पर्सनैलिटी बना के, स्पीकर बना के कई। फिर एक बहुत ही बड़ा सुंदर एहसास हुआ जब नीति आयोग का मैं मेंटर ऑफ चेंज बन गया। नीति आयोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी सपने में भी नहीं हम सोच सकते थे कि उनके पैनल पे हम आकर और एजुकेशन सिस्टम को और ओवरऑल एमएसएमई सिस्टम एंटरप्रेन्योरशिप को हमने स्ट्रॉन्ग करने का कभी मौका मिलेगा। एक बार फोन आता है कि भाई आपने आना है, और ठीक है जी आ जाएंगे, दिल्ली में ही हैं हम, दिल्ली वाले ही हैं। हम पहुंच गए जी। अब वहां पहुंच के पता लगा जी, अरे हम तो पूरे हिंदुस्तान के खास लोगों में से हैं कि हमने कुछ किया है, ये एहसास हुआ। क्योंकि पूरे इंडिया ही नहीं, ग्लोबल लोग आए हुए थे वहाँ। तो उसमें हमारे नाम की बुक भी प्रिंट हुई, जेम्स ऑफ मेंटर इंडिया, और टॉप परफॉर्मिंग मेंटर ऑफ चेंज जैसी चीज़ें मिली। और उसके बाद तो रेगुलर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी, अभी जीएल महर्षि यूनिवर्सिटी, ये सब लोग कहीं ना कहीं इनविटेशंस रहती हैं। ग्लोबल पर्सनालिटी बना दिया है प्रभु जी ने। एक चीज और शेयर करेंगे। अभी मैं मल्टी डायमेंशनल पर्सन हूँ, ये आपको मैं अपनी शेयर करता हूँ क्या क्या प्रोफाइल है मेरी। आपके क्वेश्चन पूछने से पहले, जो कि क्वेश्चन शायद आपका हो सकता था लेकिन मैं पहले ही रिप्लाई दे देता हूँ, कि एक पॉडकास्ट हमारे अक्सर चलते रहते हैं। अभी मारवा स्टूडियो में एक पॉडकास्ट हुआ था, तो एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन था कि सर ये इतने सारे आपको अचीवमेंट्स मिली हुई हैं, तो ये कैसे मिल गई, जो आपका भी क्वेश्चन है। मैंने कहा देखिए, होता क्या है कि जो पहली अचीवमेंट होती है या मैक्सिमम दूसरी अचीवमेंट, उसके लिए सिर्फ थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और सिंसियरिटी चाहिए होती है। उसके बाद तो पूरा समाज, पूरा एजुकेशन फील्ड या एमएसएमई फील्ड या धार्मिक क्षेत्र, वो सब लोग आपको अपने आप ही इनवाइट करते रहते हैं। और अब तो हमारे लिए थोड़ा ये रहता है, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होना पड़ता है हमारे को। मना ज़्यादा करते हैं, हाँ कम करते हैं हम लोग। तो सर तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये जी एक दिन में तो उपलब्धि मिलती नहीं है। जी। बरसों का आपका बरसों की तपस्या हम कह सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो आपके इस क्षेत्र में कार्य के बारे में हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर जानना चाहती हूँ। आपके लिए एक संदेश भी आया है, वो मैं पढ़ना चाहती हूँ। जरूर। आदरणीय सुरेश कुमार सागर जी लिखते हैं कि आप एक शानदार शख्सियत हैं। तो ये धन्यवाद। उन्होंने लिख के आपके लिए भेजा है। और मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि जिस तरह से आपने कहा, बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं सर, मैं आपके पास सवाल लेकर आती हूँ, उससे पहले ज़रा इनका भी अभिवादन करें। हमारे साथ अवश्य। आदरणीय प्रदीप कुमार चौहान जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। सबका स्वागत, हमसे सबका स्वागत। अनीता सेठी वर्मा जी जुड़ी हुई हैं, अभिनंदन, स्वागत। और रितम्बरा जी भी लगातार बनी हुई हैं, बहुत-बहुत स्वागत जी करती हूँ, अभिनंदन। और आप सभी जी से निवेदन करती हूँ, बने भी रहें और कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जी जी जी। तो सर, सनातनी होना या हिंदुत्व की भावना होना या अपने आप को हिंदू कहना, हम्म। वो अलग बात है। अगर आप आध्यात्मिक हैं, हम्म। अध्यात्म चूँकि जब मैंने आपके सर पे तिलक देखा, हर फ़ोटो में आपकी तिलक है, तो जी ये इतना समझ में आ जाता है कि तिलक का मतलब है कि आपके अंदर हिंदुत्व की भावना है और आप ईश्वर के करीब हैं, आप ईश्वर की पूजा करते हैं, उनको तिलक बिल्कुल। लगाते हैं, वो तिलक आपके बिल्कुल है। पर होता है।
मैं तो यहाँ सर एक बार आप ऐसा रोक लूँ ज़रा-सा? आपने जी, कहा जी। मैं ईश्वर के करीब हूँ, ईश्वर मेरे करीब है। जी, तो कि आप आध्यात्मिक हैं और अध्यात्म को यदि साधने की बात अगर हम करें या अध्यात्म तक पहुँचने की बात करें, तो सर कोई सरल रास्ता आपकी नज़र में जिससे आप ईश्वर को प्राप्त बिल्कुल कर सिंपल सकें? रास्ता, बिल्कुल सिंपल रास्ता, मन प्रसन्न हो जाएगा। सबका, सभी जो सुनने वाले हैं उनका भी मन प्रसन्न हो जाएगा। देखिए, सिंपल सी बात है, इस वक़्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात कर रही हैं या जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन बैकअप एंड पे माइंड में एक और सोच चलती रहती है हर वक़्त। एग्री करते हैं सब? चलती है, हमेशा चलती है। आपने जो बैक साइड पे जो सोच है, उसको केवल कंट्रोल करना है। उसमें आप प्रभु का नाम हमेशा जपते रहें। फ्रंट को नहीं हम कर सकते। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये तो है नहीं कि मैं बात छोड़-छाड़ के मैं राम, 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 राम तो नहीं कर सकता, जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन बैकएंड को मैंने साधा हुआ है। बैकएंड में हर वक़्त प्रभु का नाम चलता रहता है और ये इतना ईज़ी सिस्टम है, इतना ईज़ी सिस्टम है, आप हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लीजिए, आनंद ही तो आनंद सर है ये प्रभु। एक मेडिटेशन का हिस्सा है ये, कि आपने अपने आप को साध लिया है उस तरह से? देखिए योगा है। मेडिटेशन को मैं जिस तरह लेके चलता हूँ, मैं अपनी समझ से मैं बात कर रहा हूँ। अभी हम एक मैं उन संस्था का नाम नहीं लेता, लेकिन पता लग जाएगा आपको कि लगभग 1000 लोगों का हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें कि हम बेसिकली वो मेडिटेशन के लिए संस्था स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत नाम वाली है। तो कर रहे हैं हम 1000 लोगों का, हम जा भी रहे हैं, जाएँगे भी, पब्लिक भी पहुँचेगी सब थोक में, 10,000 लोग भी जाते हैं। लेकिन मेडिटेशन को जो मैं मानता हूँ, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप अपनी जो दिनचर्या या रूटीन के कोई भी काम-काज होते हैं, जब उनसे निजात पाना चाहते हैं या अपने को कुछ रिलैक्स मोड में लाना चाहते हैं, तो आप बैठते हैं और प्रभु की शरण में जाते हैं, कूल एंड काम होके आप सिर्फ़ उस प्रभु की शरण में जाके उसको याद करते हैं। बिल्कुल साइलेंट होके, कुछ नहीं। उस वक़्त आपको ये कोशिश रहती है कि बस सब कुछ वो ही है और जो उसने दिया है सब कुछ वही है। किंतु मेरा ये मानना है कि मेडिटेशन से ज़्यादा कर्म ज़रूरी है। आप कर्म करें। देखिए, मैं बागेश्वर धाम सरकार का भी अनुयायी हूँ, पागल हूँ उनका, ठीक है जी? तो वहीं से बहुत ज्ञान मिला है मुझे, बहुत ज्ञान मिला है। उनसे जो वो कथा करते हैं या दरबार करते हैं, अक्सर मैं सुनता रहता हूँ, पार्टिसिपेट भी करता रहता हूँ, मुलाकात भी उनसे हुई है और उसमें जवाब आपको ऑटोमैटिकली मिलते हैं। आप कर्म करें, सर कर्म आपने एक करते बात जब आपने किसी का नाम ले लिया है, किसी व्यक्तित्व का नाम, हालाँकि हमारे कार्यक्रम में हम नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपने लिया है, तो मैं एक बात ज़रूर पूछूँगी आपसे कि ये जो पर्ची वाली बात है, वो कहाँ तक सत्य है? पर्ची क्योंकि मैं वाली उनको बात का पर्सनली नहीं जानती। पूरी बात करें, मैं क्वेश्चन हो जी, गया आपका? जी, जहाँ तक पर्ची वाली बात है, आपका जो क्वेश्चन है उसका स्वागत है और वो सब कुछ सत्य है और आप उस सत्य को देखें और जानें, मैं वो ही तो कह रहा हूँ कि कर्म कीजिए। आपने खुद ही जो क्वेश्चन पूछ के आप उनकी 2 से 3 कथाएँ, 2 से 3 दरबार सुन लीजिए, लाइव होता है सब कुछ, आपको सारे जवाब मिल जाएँगे, ठीक है? वही मैं मेडिटेशन का जवाब दे रहा था आपको। हम जी। मेडिटेशन ये मान के चलते हैं इन जनरल पब्लिक में, सब में ये है कि भई आप ध्यान करने के लिए बैठ जाइए, सब दुनियादारी का छोड़ के काम और बैठ जाएँ और आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, भई आज हमने 4 घंटे मेडिटेशन की, आज हमने 6 घंटा मेडिटेशन की। जबकि अपना ये मानना है कि आप रूटीन के सारे काम करें, जो मैंने एक छोटी-सी विधि तरीका बताया कि अपना पीछे वाले माइंड को साध लीजिए, ठीक है? सबसे बड़ा काम वो ही है कि आप रूटीन मतलब के एक जो चैंट करते रहिए, चैंटिंग जिसको बोलते हैं। आप अपने यस, दिमाग में, आप अपने बिल्कुल, सबकॉन्शियस माइंड को जगाइए और बिल्कुल, उसमें चैंटिंग करते बहुत बढ़िया हाँ, सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पुष्पलता जी ने लिख के भेजा है कि मानवता सबसे
अच्छा धर्म है, यही सही है। तो इस तरह की जी बातें, और ज़ाहिर-सी बात है हम सबको अपने मानव होने का गर्व भी होना चाहिए, और मानवता कभी भी अपने दिल से, दिमाग से आप उसे दूर ना करें। जी, सर जैसे कि मैं यहाँ आप मैं यहाँ मैं कुछ कहना जी, चाहूँगा, मानवता जी के लिए ज़रूर। आप जो कहा, जी, देखिए, मानवता देने वाला भी कोई है, जिसने मानवता बनाई, मानवता का ज्ञान दिया है, ठीक है ना? हम उसकी पूजा करें ना, उसको ध्यान करें ना, क्यों जी? मानवता तो एक हिस्सा है, ठीक है? बिल आवश्यक है, ज़रूरी है, लेकिन मानवता देने वाला भी कौन है? हम उसी की शरण में जाके बात करें, बिल्कुल ठीक सही है? कहा सर। सर, अनुसंधान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना आपने कब की, क्यों की और इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर बहुत से प्लेटफ़ॉर्म चल रहे हैं, हम भी कइयों में इन्वॉल्व रहे, बिज़नेस बढ़ाने के लिए। हम भी चाहते थे, हमने भी सीखा, लोग भी सीखना चाहते हैं, अटैच भी होना चाहते हैं। और हमारा ये एक्सपीरियंस रहा कि काफ़ी हद तक लोगों का यही रुझान रहता है कि पैसा इकट्ठा किया जाए, काफ़ी हद तक। ये देखा गया है, आउटपुट नहीं मिलती है। एक जो प्रॉपर लिंकेज जो बिज़नेस स्टार्ट करता है, जो चाहता है, वो क्या चाहता है? उसको कुछ प्लेटफ़ॉर्म मिले, कहीं बात करने के लिए, अपना पॉइंट, अपना बिज़नेस प्रमोट करने के लिए, और उसको कस्टमर मिले, विद सही गाइडेंस। तो अपना कुछ ऐसा रहा, कोशिश रही, जिस पे हम, अब ये तो हम नहीं बता सकते कि हम खरे उतरे या नहीं उतरे, वो तो दूसरे लोग ही बता पाएँगे, जिनके साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कोशिश रहती है कि लोगों को, व्यवसाय को आगे उनको बढ़ाने के लिए कोलैबोरेशंस करवाते रहें, उनको कस्टमर दिलवाते रहें, और अपनी तरफ से सही मार्गदर्शन दें। क्योंकि समाज के अंदर 99% लोग अज्ञानी हैं अभी इस क्षेत्र के बारे में, किसी को नहीं मालूम होता। सब मोस्टली बस वो फिर से मैं कहूँगा कि एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला काम चलता रहता है, उसमें इतना कुछ किसी को पता नहीं लगता। तो अपनी जी, कोशिश रहती है कि सही गाइडेंस जी। दी जाए। जी, जी। सर आप मेंटोर भी हैं, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो हर हर जैसे बहुत सारे बिज़नेस होते हैं, अलग-अलग फ़ील्ड के होते हैं, तो क्या सबके लिए आपके पास कुछ ना कुछ है, या सिर्फ़ मोटर पार्ट्स की जो जिसमें आपने दक्षता हासिल की है, उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं, या सारे बिज़नेस के बारे में? देखिए, हम अ, अगर ऑन प्रॉपरली ऑटोमोटिव लाइन वाले हैं, ऑटोमोटिव लाइन की अगर बात करते हैं, तो उस लाइन पे मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? हम सारे बिज़नेस ओनर्स पे काम कर रहे हैं, खासकर छोटे-छोटे जो होते हैं, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ वाले लोग, उन लोगों को कुछ नहीं अता पता होता। अब मेन थोड़ा-सा मैं और क्रिस्पी तरीके से बताना चाहूँगा। नीति आयोग का प्रोजेक्ट है, जो 10,000 स्कूल एसोसिएटेड हैं और 72 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएटेड हैं। छठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, आज की डेट में कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसके माइंड में कोई आइडिया नहीं है। कई बार इतना दिमाग हमारा, मतलब वो क्या कहें कि हो जाता है कि बच्चों का इतना शार्प माइंड है, आज की डेट में इतना शार्प माइंड है, एक से एक आइडियाज़ लेकर आते हैं, हम भी शॉक हो जाते हैं। तो उन बच्चों को जो वो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, मॉडल स्कूलों में तो मॉडल ही कहा जाता है, जो बना के लाते हैं, उनको हैंड होल्डिंग अप्रोच देना छठी क्लास से शुरू किया हुआ है सरकार ने। ये मोदी जी का फेवरेट प्रोजेक्ट भी है, जिसे अटल टिंकरिंग लैब कहा जाता है। तो उसमें यही हमारा पर्पज़ रहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बच्चों को समझाया जाए कि क्यों ज़रूरी है। मैं यहाँ ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की जनता प्रभु के आशीर्वाद से 140 करोड़ के लगभग है। उसमें लगभग 90 करोड़ से ऊपर हैं जो कमाई कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, 20-21 साल से ऊपर के। सहमत हैं आप? हैं इतने? किंतु क्या जॉब इतने हैं? जॉब कितने हैं? जॉब मीन्स सर, मेरा गवर्नमेंट। मेरा मेरा सवाल भी यही इसी तरफ आ रहा था, आपने उत्तर दे दिया। जी। जी, धन्यवाद।
आप देखें कि 90 करोड़ लोग, और सरकारी जॉब कितने हैं? जॉब तो सरकारी को ही माना जाता है, ठीक है ना? बाकी जो लोग हैं वो तो एंटरप्रेन्योर ही थे। अगर आप टाटा की बात करें, अंबानी की बात करें, किसी की बात करें, वो तो एंटरप्रेन्योर ही है ना। हीरो की बात करें, ग्रुप की बात करें, अंबानी की बात, अदानी की बात करें, सारे एंटरप्रेन्योर ही है ना। एंटरप्रेन्योरशिप ने ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी। तो हिंदुस्तान के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर एक लिमिटेशन होती है जॉब्स की। ऑलमोस्ट 2 करोड़, 2.25 करोड़ से ऊपर जॉब नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को बहुत फोकस किया। एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, जो कि काफ़ी हद तक मिसिंग थी चीज़ें। अब ऐसे ऐसे बच्चे काम कर रहे हैं, और हम लोगों को, हमारे जैसे लोगों को अटल टिंकरिंग लैब के अंदर और एज ए इंक्यूबेशन मास्टर भी हम लोगों को रखा जाता है। कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी इंक्यूबेशन सेंटर्स वगैरह हैं। जी। वहाँ पे डेफिनेटली फंडिंग भी होती है, बट उससे पहले तो ये कि एक सिस्टम बनाना था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समझा कि इसकी ज़रूरत है, ठीक है जी? तो उसको समझा, ज़रूरत है, टाई अप किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वगैरह सब ने मिल मिला के काम करना शुरू किया, नीति आयोग के साथ काम हुआ। और 10,000 की गिनती होना कोई छोटी बात नहीं है। तो 10,000 सर स्कूल। इसका इसका भविष्य आपको उज्ज्वल लग रहा है अभी, कि आने वाले समय में बहुत सारे बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएंगे? क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट में, मतलब सरकार के पास उतनी नौकरियां नहीं है जितने युवा हमारे देश में हैं। जी, तो युवाओं को एक दिशा देने के लिए, सही दिशा देने के लिए, क्या ये कार्य सफलता की तरफ है आपके हिसाब से? बिल्कुल सफलता की तरफ है। अगर 10,000 स्कूलों में सेशन चल रहे हैं, 10,000 की गिनती मायने रखती है। मैनेज तो कोई 1-2 स्कूल भी कर ले उतना ही बहुत होता है। तो ये प्रोग्राम चल रहा है। एक एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ देना चाहूँगा। सैटेलाइट एक बच्चे ने बनाई थी, एक 8वीं क्लास के बच्चे ने बनाई थी, बैंगलोर के बच्चे ने बनाई थी। वो अटल टिंकरिंग लैब वाला ही बच्चा था। मेरे जैसा ही कोई पढ़ाने वाला था, और 8वीं क्लास का एक बच्चा पढ़ने वाला था, लेकिन एक प्लेटफ़ॉर्म दिया गवर्नमेंट ने। और वो सैटेलाइट जो बनी थी, वो अमेरिका से लॉन्च हुई थी। तो ये 8वीं क्लास का बच्चा कर गया। कैसे कर गया? देखिए, सारे बच्चों में टैलेंट है आज की डेट में, हमने देखा है। सारे बच्चों में टैलेंट है, आप कहीं भी देखेंगे, आप अपने घरों में भी देखेंगे। बट उस टैलेंट को एक हैंड होल्डिंग अप्रोच की सख्त जरूरत होती है। वैसे ये भी है, मोस्टली लोग कहते हैं कि पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए। लेकिन सबसे पहले प्लेटफॉर्म, उसके बाद नॉलेज, फिर कहीं जाके पैसे की जरूरत होती है। तो बहुत सक्सेसफुल हैं हम, हमारा मानना है। इनोवेटिव हैं हम, इनोवेशन में हम लोग बहुत आगे हैं, ग्लोबली हम लोग बहुत आगे हैं। सबको समझ में आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, इनोवेशन, पेटेंट, ये क्या सिस्टम होते हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें टीच की जाती हैं। जबकि एक नॉर्मल जो पढ़ाई, अगर मैं आज से 2018 में शुरू हुआ जब से प्रोजेक्ट, उससे पहले की अगर हम बात करते हैं, तो किसी को ये शब्द बोल दो तो उसे समझ ही नहीं आता था कि आप बोल क्या रहे हैं। उसको तो सिंपल समझ में आता था, हाँ भाई टीचर बन जाए, डिफेंस में नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकर बन जाए, कहीं ना कहीं तरीके से हम, बस दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा कम ही समझ में आता था। एनीवे, आगे बताएं। जी सर, जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं और बहुत कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में हासिल किया है, तो सर संघर्षों का एक दौर ज़रूर रहा होगा, क्योंकि हर व्यक्ति ज़ीरो से उठ के ऊपर तक पहुँचता है, उसकी गिनती 100 में, 1000 में, लाखों में, करोड़ों में हो सकती है। तो सर वो जो संघर्ष के दिन थे, अगर वो मैं चाहूँ कि आप कुछ एक वाकया हमसे शेयर करें, तो आप क्या जी। करेंगे? जो मुश्किलों का दौर रहा होगा आपके जीवन में भी, कुछ भी हम्म, इतना आसान नहीं होता। हम्म। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं आपसे कि संघर्ष क्या क्या रहा। मैं इस तरीके से बताना चाहूंगा कि 95% स्टार्टअप्स फ्लॉप हो जाते हैं। 95%। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन परिवार होता है।
परिवार कभी भी नहीं चाहता, रेयर परिवार चाहते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बन जाए। भैया तू नौकरी कर ले बेटा, बेटा तू आईएएस की तैयारी कर ले, बेटा तू बीएड करके टीचर बन जा, बेटा तू डिफेंस में चले जाइयो। तो 95% कहने को फैमिली सपोर्ट करती है, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं करती है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है। तो अपने साथ भी यही रहा। ठीक है, हम एज में थोड़े से बड़े हो गए, तो लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं करती है कभी भी। जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो बस यही रहता है, अरे नौकरी कर लो ना, अरे नौकरी कर लो ना, अरे कहीं नौकरी कर लो ना। तो सबसे बड़ा स्ट्रगल यही होता है। दूसरी चीज, जब हम एज ए एंटरप्रेन्योर की जर्नी में आगे आते हैं, तो अपने हर तरीके के नौकर, अपने हर तरीके के काम को खुद करना होता है, हर तरीके की आंसरेबिलिटी खुद होती है। और ये जब एंटरप्रेन्योर बनते हैं, हमें तभी समझ में आता है। जब तक हम नौकरी कर रहे होते हैं, तो नौकरी में तो हमें जो भी जॉब, लिमिटेड जॉब जो भी मिला होता है, वो ही कर रहे होते हैं, और हमें और किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है। तो हम जब एज ए एंटरप्रेन्योर काम करते हैं, तो सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। काम करना है तो करना है, टाइमली करना है, पेमेंट किसी को जानी है, कोई आउटपुट आपने देनी है, कुछ करना है, तो और चीज़ों से कोई, बहुत रेयर, मतलब 100 में से एक बार कभी आप कंप्रोमाइज़ कर जाएं, अदरवाइज आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये स्ट्रगल रहता है, फैमिली अनसपोर्टिव रहती है, आपको भी अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, ढलना पड़ता है, अपनी प्रेजेंस क्रिएट करनी पड़ती है मार्केट के अंदर। बहुत टफ कंपटीशन है मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो फेस तो करना पड़ता है। और मोस्टली लोग जो हैं, वो नॉलेज लेकर राजी नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और सही नॉलेज लेके तो रेयर लोग राजी है। तो ये अपनी आप में बड़ी जंग रहती है, जो प्रभु जी ने हमें मौका दिया है और हम इस जगह तक आए हैं। तो आपने हमें इनवाइट किया है, आपको लग रहा है सर, कि शायद सर ससुल है, ससुल है। सर, जब संघर्षों का दौर खत्म होता है और जब आप एक उपलब्धि के साथ होते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि मैं उस लायक हूँ, आपने मुझे बुलाया। देखिए, हमने नहीं बुलाया है, ईश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि हम भी आस्था के डेफिनेटली प्रभु उसकी तरफ ही जी। चलते हैं। जी, ईश्वर की कृपा है। ये कार्यक्रम इतने सालों से चल रहा है, वो भी ईश्वर की कृपा है। वो चाहते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम हम लेकर आएँ। बिल्कुल। और सर, ये जो आस्था और विश्वास वाली बात होती है, और जिस तरह से आपने कहा कि बहुत संघर्ष होता है, घरवाले भी कई बार सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जब आप कुछ बन जाते हैं, तो वो जो एक रिग्रेट फील होता है फैमिली को कि अरे, हमने तो खोटा सिक्का समझा था, खोटा सिक्का तो चल निकला। तो इस देखिए, तरह कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा कभी कुछ आपके स्टूडेंट के साथ, या जिसको आप एज अ मेंटोर आप जाते हैं कहीं पर बच्चों को सिखाने के लिए या बच्चों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, तो कभी कोई किसी बच्चे ने ऐसा कहा कि सर, मुझे भी खोटा सिक्का ही समझा जाता है घर में और मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस में देखिए, आया? मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आज की दुनिया बदल गई है। रिग्रेट नाम की तो चीज नहीं है किसी के पास, कोई चीज नहीं है वो। अरे ठीक है, आप बन गए, बढ़िया बढ़िया हो गए, और हमने जो समझा था वो भी ठीक था, जो आज हो रहा है वो भी ठीक है, तो रिग्रेट वाला काम तो खत्म हो चुका है। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। एक जो सोच समझ, अहंकार रहित जो दुनिया थी, संस्कार वाली दुनिया थी, उसमें काफी हद तक चेंज आ गया है। तो वो रिग्रेट वाली दुनिया अब नहीं रही है, बिल्कुल नहीं रही है। अपना आज तक कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि किसी ने, बच्चे ने भी ये कहा हो, या बच्चे ने एक्सपीरियंस शेयर किया हो, या हमें लगा हो, कभी नहीं जी, रिग्रेट वाला कभी एक्सपीरियंस नहीं शेयर हुआ। सर, इतने इतने सालों का जो आपका अनुभव है और जिस तरह से आप अपने बच्चों को अलग-अलग यूनिवर्सिटी में या अलग-अलग कॉलेजों में आप जाके उनको सिखाते हैं, समझाते हैं, या जो भी जिस भी क्षेत्र में, सर, आपको लगता है कि आज की जो पीढ़ी है, आज की पीढ़ी बहुत ज़्यादा
ऐसी सोच वाली हो गई है कि हमें जल्दी पैसे कमाने हैं या जैसे कहते हैं ना कि रातों-रात करोड़पति बनना, उस तरह के विचार बच्चों के अंदर आ गए हैं और अगर अगर ये विचार हैं, आपको कहाँ तक ये सही लगता है और कहाँ तक गलत लगता है? या संदेश की बात अगर हम करें, इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा पीढ़ी को अगर आप संदेश दें, तो क्या देंगे? मैं कुछ संदेश ज़रूर देना चाहूँगा, अच्छा किया आपने मुझे ध्यान दिलवा दिया। देखिए, सनातन ने पूरे विश्व को एक अलग ही राह दिखाई है। हम लोग सनातन से बहुत दूर हो गए थे, बहुत दूर हो गए थे। आज की डेट में सनातन की वजह से, चाहे हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, या मैंने पहले नाम लिया बागेश्वर धाम सरकार है, या ऐसे बहुत से धर्मगुरु हैं। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, देखा है पूरे विश्व में मंदिर बन रहे हैं। पूरे जब पूरे जो अगर हम 100, 200, 500, 1000, 2000 साल पहले की चीज़ों को हम स्टडी कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि वो चीज़ें बहुत वैल्यूएबल थी। एक संस्कार परिवर्तन हो रहा है। आज की डेट में मे भी मेरी बात अजीब लगे, एक जब कथा होती थी, भागवत कथा होती थी, तो 100, 200, 50 लोग मिलना मुश्किल हो जाता था। आज 20 लाख लोग भी आ जाते हैं। बड़ा अजीब लग सकता है लोगों को, जिनको नहीं पता होता वो तो एकदम से कहते हैं पता नहीं क्या बोल रहे हो आप। मानता हूं, लेकिन एक्सपीरियंस कीजिए ना। आप आप चेक कीजिए ना खुद। तो यंग ब्लड जो था, वो बिल्कुल ही इन संस्कारों से सहज भाव वाला और शांति से चलने वाला, और जैसे कि पैसे की बात की, कमाई वाला, वो भी भाई जैसे जो आएगा तो आएगा, आराम से आएगा, मेहनत करें, आप समझें चीज़ों को कि क्या-क्या फैक्टर ज़रूरी होते हैं। वो वक़्त अब चेंज हो रहा है। बीच में ऐसी ही दुनिया, ऐसे ही यंग ब्लड हो गया था जो कि जिसको रातों-रात पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा, और क्राइम भी उसकी वजह से हुए हैं, खूब हुए हैं। किंतु अब हमारा यंगस्टर वापस सनातन की ओर आ रहा है, और सनातन ने एक नई राह दिखाई है, जिसका एक्सपीरियंस पूरा का पूरा विश्व कर रहा है। आज आप पूरे विश्व को देखें कि सारा का सारा विश्व के कौन से ऐसे विश्व, मोदी जी कितने विदेशों में मंदिर बनवा चुके हैं, कितने विदेशों ने उनको अपने देश का सर्वोच्च पदक दिया है। तो वो सारा का सारा क्योंकि उन्हें हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार पसंद आया, हमारी राह पसंद आई है, इस वजह से दिया है। तो हमारे जो आज के बच्चे राह बदल चुके हैं, अब उनमें शांति, सहज भाव और समझ की वृद्धि हुई है, वो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ सुधा शर्मा जी जुड़ी हैं, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर विनीता साहनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अभिनंदन। रूपचंद्र जी, शास्त्री मयंक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। जी, उषा मिश्रा जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। आप सब इसी प्रकार हमारे साथ थोड़ी देर और बने रहें और मैं चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम को आप ज़रूर साझा करें। सर जीवन में हर व्यक्ति की एक अपनी एक कहते हैं ना डेडलाइन होता है या एक गोल होता है, गोल सेट करते हैं। हम अपने बच्चों को भी कहते हैं, जो बोर्ड के बच्चे हैं, जो 12th के बच्चे हैं कि बेटा आप अपना एक गोल सेट करो कि पूरे साल में आपको क्या चाहिए, महीने में क्या चाहिए। तो सर हुँ, आपका क्या गोल है और आपने अपना गोल अचीव कर लिया क्या या कुछ और बाकी है? सच्ची बता दूँ, मेरा गोल क्या बिल्कुल है? सर। जी, भगवान राम की जब प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उससे पहले तक मेरा केवल एक गोल था, भगवान जी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन बुला लो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। वो उन्होंने बुला लिया, और उसके बाद मैंने क्लियरली भगवान जी से कहा था, भगवान जी आज के बाद कुछ नहीं माँगूँगा, बस बुला लीजिए आप, बुला लीजिए आप, बुला लीजिए, और उन्होंने बुला लिया। ठीक है जी? तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है, आपने क्वेश्चन पूछा और उसका जवाब दे रहा हूँ। वैसे मैं बहुत नालायक भी हूँ, मानता रहता हूँ भगवान
सर के साथ लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। पुनः वो हमारे साथ जुड़ेंगे, और मैं आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद ये पेश। नहीं कि बंद कर दिया, लेकिन गोल 100% कह रहा सर हूँ सर हम कि आपको सुन नहीं पाए थे। सर हम आपको सुन नहीं पाए थे क्योंकि वो हाँ जी, हाँ, नेटवर्क जाम मैं हो गया इसलिए मैं था। बोला नहीं। आप मैं दोबारा से इसलिए उस बात को बोले सर, आप दोबारा हाँ, से कहें क्योंकि हम सुन नहीं पाए थे आपको। जी। हाँ, मैंने कुछ बोला भी नहीं था बीच में। मैंने कहा पहले तो राम मंदिर दर्शन वाला एक मेरा गोल था। प्रभु जी ने उस दिन मुझे बुला लिया था। ठीक है जी। और हालांकि अयोध्या पहुंच के भी मैंने मना कर दिया था, अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि रश इतना ज्यादा था। बाहर आ गया था 3 घंटे में, बाहर बैठा रहा था। बट प्रभु जी की कृपा, और उन्होंने दोबारा एक ऐसी एनर्जी दी कि दर्शन किए। दूसरा, आज की डेट का मेरा गोल केवल और केवल एक है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपने मुझे मंच दिया और मैं बता रहा हूं पूरे विश्व को कि अपनी छाती फाड़ के दिखाऊं कि हाँ मेरे राम रहते हैं, सीता राम रहते हैं। ये मेरा गोल है, और कोई गोल नहीं है मेरा जिंदगी का। बाकी तो हर सर सेकंड अपने यूज करना है, सेवा करनी है, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लिए और धर्म के लिए काम करना है। सिंपल। कोई बड़ा लंबा चौड़ा और कोई गोल नहीं है जी, कुछ नहीं है। एक एक सेकंड को यूज करना है, एक सेकंड का 100वां 1000वां हिस्सा भी यूज करना है। लेकिन प्रैक्टिकली जो होने वाली चीज है उसमें यार भगवान जी को मेरे को मौका दे, जाने से पहले एक बार मेरे सीने में रहते हैं सिया राम। ये है जी मेरा गोल। जी, आप सर बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, आपने सबको एनर्जी से भर दिया है, और जिस तरह आप बता रहे हैं, और एकदम हनुमान जी की याद आ गई, जैसे उन्होंने कहा कि सीना फाड़ के देखो, राम और सीता हमारे बिल्कुल। हृदय में वास करते हैं। तो सर, पूरे भारत में या विश्व में जिस तरह से आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये भी एक ईश्वर की ओर से मिला हुआ गोल है, जिसको जी आपको अचीव करना है, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से हम कुछ कर पाते हैं। जी सर, भटके हुए लोगों को यदि अपने धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न करने की एक उत्पन्न करने का एक प्रयास किया जाए, तब आपका क्या संदेश होगा उन तमाम व्यक्तियों के लिए जो कहीं न कहीं भटकाव के रास्ते में? आपके इस क्वेश्चन का मैं जवाब देने में मैं क्या ऐड करूं कि मैं और किन किन संस्थाओं से कनेक्टेड हूं। जी, ज़रूर, आप बताएँ। जी। मैं विश्व धम्म महासंघ का भी राष्ट्रीय संयोजक हूं। महर्षि वशिष्ठ इंस्टीट्यूट ऑफ गौशाला मैनेजमेंट एंड रिसर्च काउंसिल का भी मैं नेशनल हेड हूं। इंक्यूबेशन मास्टर हूं यूपी गवर्नमेंट एंड एमपी गवर्नमेंट का। एमएसएमई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वाइस चेयरमैन भी हूं। इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। फिर आपके विषय पे आ रहा हूं कि हम महर्षि वशिष्ठ इंस्टीट्यूट ऑफ गौशाला मैनेजमेंट में 108 गौ शक्तिपीठ बना रहे हैं। गौ सेवा, ये हमारा एम है। हम गौशाला बना रहे हैं, उनको गाय की सेवा करने के लिए, और रिसर्च लैब एस्टेब्लिश करना हमारा काम है। 108 हिंदुस्तान में बना रहे हैं। विश्व धर्म महासंघ के थ्रू अवेयरनेस और इवेंट्स करना और वहाँ पार्टिसिपेट करना। आपने क्वेश्चन पूछा कि भटके हुए, या भटके हुए नहीं है वैसे भी, उनके लिए क्या संदेश है कि उनको हम धर्म की राह पर लेकर आए। ऐसा ही है, इसी क्वेश्चन का जवाब चाहिए। धर्म की राह पे लेके आए तो मेरी तरफ से क्या मैसेज है। देखिए, मैं उसमें थोड़ा सा ये भी ऐड करना चाहूंगा कि कर्म क्या करें। ठीक है, कर्म ये करें कि सनातन के कुछ पहलू ऐसे हैं जो कि उनको अपनाने चाहिए, जिसमें कि अक्सर हम लोग वीक रह जाते हैं। सनातन को समझें क्या है और हमें क्या करना चाहिए। आज की डेट में सबसे सिंपल चीज सोशल मीडिया है। व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी सबसे बढ़िया है। लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सारी चीजें हैं। तो उन सब चीजों को अवश्य यूज करें, और अपने धर्म के प्रति अवेयरनेस जरूर करते रहें, जरूर करते रहें। बेयर मिनिमम से मिनिमम, कोई भी ऐसा इंसान आज की डेट में नहीं है जो व्हाट्सएप यूज नहीं करता।
तो व्हाट्सएप के जरिए ही कम से कम अपने धर्म संस्कृति का कुछ ना कुछ 2 4 5 10 मैसेज कहीं तो भेजते रहें, और जो कोई आता है उस पर जवाब देते रहें। ये तो आप कोई कह नहीं सकता कि मेरे पास 1 मिनट भी नहीं है और मेरे पास वो व्हाट्सएप भी नहीं है। एक चीज। दूसरा, जहां भी अगर कोई कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में हम चाहेंगे वो पार्टिसिपेट करें। नहीं भी पार्टिसिपेट कर पाते तो मैं सिर्फ 4 बिंदुओं को जरूर कहना चाहूंगा, कि 4 बिंदु इस तरीके के हैं कि प्रतिदिन कोई ना कोई, कोई साधना, कोई योगाभ्यास कुछ करें, जरूरी है। दूसरा, शास्त्रों का, विद्वानों का साथ रखें और उनसे अपने जो शंका समाधान, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, कुछ ना कुछ क्लियर करते रहें भाई। गौ माता की कहीं ना कहीं सेवा करें। आज हमारी गौ माता, कहते तो माता है, मैंने कई यूनिवर्सिटी में बोलता हूँ, लेकिन कहते तो हम माता है, लेकिन सेवा करना तो हमें नहीं भाता है। मतलब ही नहीं होता, मर रही है सामने, कितनी मतलब दयनीय स्थिति होती है। तो उस तरफ थोड़ा ध्यान रखें, और जो भी आपकी रुचि है, योग्यता आधारित जो भी है, उस वर्ण व्यवस्था का, जो हमारी वर्ण व्यवस्था, उसका समर्थन करें। ठीक है जी। समाज व सरकार पर भी नजर रखें कि भैया कर क्या रहे हो। पता रहना चाहिए समाज में कितने षड्यंत्र चल रहे हैं। आज सनातन को खत्म करने के लिए कितने षड्यंत्र चल रहे हैं, सब जानते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। कितने षड्यंत्र चल रहे हैं और विश्व की क्या स्थिति है वो सब जानते हैं। उस तरफ अपनी अवेयरनेस रहनी चाहिए। तो ये कुछ बिंदुओं पे काम करना जरूरी है। और वैसे भी अब कुछ दिनों से दुनिया भर के सनातन संबंधी कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं जागृति के लिए। तो आप चाहे तो सही, देखिए, आपका धर्म धरने की चीज होती है, कमियां निकालने की चीज नहीं होती है। आप अपना माइंडसेट चेंज करें। आप कहां से कहां बने हैं, हमारे कितने कितने जन्म के बाद हमें ये सौभाग्य मिला, ये शरीर मिला है, ऐसे ही नहीं मिला। 84 लाख योनियों के बाद। सर के साथ लगता है हमारा फिर से संपर्क टूट गया है, और सर पुनः जुड़ेंगे ऐसी आशा है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर आ गए। जी आवाज आ रही है सर? बहुत सर संघर्ष हुआ आपकी। है, 500 साल का संघर्ष सबके सामने है। जी हाँ जी। तो मैं फिर से, हम आ गए हैं, कनेक्शन हो गया है हमारा। जी तो आई जी थिंक जो आपने क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका जवाब दे पाया जी हूँ। आप तक बात कंप्लीट हो गई थी? जी जी, बिल्कुल पहुंच आगे। गई। अंत में थोड़ा सा रुकावट, थोड़ी दिक्कत आ गई थी, जी, लेकिन जो आपके भाव हैं वो हम तक जरूर पहुंचे हैं। और जिस तरह से आपने अपने जीवन को राम को अर्पित कर दिया है, और राम बिल्कुल। मय आप हो गए हैं। और हुँ, देखिए हम जितने भी लोग हैं सब ईश्वर की संतानें हैं। और हमें ये हमेशा आभास होना चाहिए, प्रतिदिन आभास होना चाहिए। और प्रतिदिन हम अपने ईश्वर को धन्यवाद दें उन सांसों के लिए, उन सभी चीज़ों के लिए जो हमें वो देते रहते हैं अपने आशीर्वाद के रूप में। सर बिल्कुल। मैं बहुत 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 आभारी हूँ पूरी टीम की ओर से, अपने संस्थान की ओर से। आपने अपना कीमती समय दिया, इतनी सारी आपने बातचीत की, और सहजता से सारे प्रश्नों के आपने उत्तर दिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर। धन्यवाद सर। आभारी मैं हूँ आपका, कि आपने मुझे मौका दिया। ये शरीर जो इसी काम के लिए बना है, और आपका जो मंच है, मैं उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आगे बढ़े, और बढ़े, और हमारे से भी और अनुभवी लोग बहुत हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों को आप लाते रहें, और जन समर्थन और मिले, और चैनल आगे बढ़े, यही अपनी इच्छा है। जो आपने खुद क्वेश्चन किया था, जवाब भी आप खुद ही हैं कि यंगस्टर्स को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, वही आप जो कर रही हैं, करते रहें।
बहुत जी, बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर। तमाम दर्शकों का भी अभिवादन करती हूँ और बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। आप सब हमारा साथ निभाने के लिए हर बुधवार को आते हैं, हर रविवार को आते हैं और आपकी वजह से ही ये ऊर्जा हमारे अंदर विद्यमान है, जी, जिसकी वजह से हम निरंतर अपने कार्यक्रम को लेते हुए आते रहते हैं। नए-नए लोगों से आपकी मुलाकात होती है और नई-नई बात होती है। आप सभी का जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय जी। श्री राम, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। जय राम जी, जय राम जी।